हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। और अपनी जो एएमआरएस की टियर 2 की जो सीरीज चल रही है उसका ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले 2 वीडियो आ चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो हम जो ये सीरीज चला रहे हैं इसमें क्या देखना है हमें कि जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो आएंगे हमें लिखने हैं उनको किस तरीके से लिखना है। देखो, जो भी मैं क्वेश्चन बना रही हूँ वो सारे के सारे जो एनसीईआरटी की बुक हैं उन्हीं से बना रही हूँ। आपके पास टाइम है तो आप बाकी चीज़ें, बाकी जो बुक हैं ऑथेंटिक बुक हैं उनको भी टॉपिक वाइज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ जो करवा रही हूँ वो सिर्फ एनसीईआरटी से करवा रही हूँ। और हम इसमें देख रहे हैं कि जो आंसर है हमें उसको किस रूप में लिखना है, ठीक है। और किन किन चीज़ों का हमें आंसर लिखते टाइम ध्यान रखना है, जैसे जो कीवर्ड्स आते हैं उनको अंडरलाइन करना है। और अभी से अगर आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो एक निश्चित टाइम में आप एक परफेक्ट आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। देखो, अभी तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे ही रैंडमली बनाए हुए हैं, लेकिन इससे आगे का जो वीडियो आएगा उसमें जो अपनी क्लास 11th की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसके स्टार्टिंग के 5 चैप्टर के 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप 5 चैप्टर पढ़ के आना, उसके बाद में उस क्वेश्चन को मतलब करना। और उसके बाद में जो उसी उन चैप्टर में जो और टॉपिक हैं उनके क्वेश्चन बनाकर भी आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। मेरे लिए ये सारा मतलब बनाना, हर चैप्टर से सभी टॉपिक से क्वेश्चन बनाना, आंसर कराना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी टॉपिक हैं आप खुद उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है। देखो, ये थोड़ा पीपीटी में पूरा आ नहीं पा रहा था, इसलिए ये अक्सर की साइज़ थोड़ी छोटी है। आप जब भी वीडियो चलाओ तो आप इसको थोड़ा सा जूम कर लेना अपनी स्क्रीन पे, ठीक है, तो आसानी से दिख जाएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं। आदिमकालीन जीविका कालीन जीविका निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम इसकी भूमिका लिखेंगे। भूमिका में क्या लिखेंगे कि जो प्राथमिक क्रियाएं हैं वो क्या हैं। तो क्या है कि प्राथमिक क्रियाएं वे आर्थिक गतिविधियां हैं जो सीधे तौर पर प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति और खनिज के दोहन पर निर्भर करती है। इसमें कृषि, आखेट, मछली पकड़ना और खनन पर प्रमुख हैं। मानव सभ्यता के विकास के साथ कृषि के स्वरूप में परिवर्तन आया, जिसे निर्वाह कृषि के रूप में 2 रूपों में देखा जा सकता है। तो ये तो हो गया जो भूमिका है उसमें हमने लिख दिया प्राथमिक क्रियाओं के बारे में, ठीक है। उसके बाद में है मुख्य भाग में हमें क्या लिखना है कि आगे पूछा है कि जो ये कृषि है, जीवन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि, इनके बीच में अंतर पूछा है। तो जो बीच वाला पार्ट है हमें इन दोनों का अंतर करना है। तो मुख्य भाग में क्या लिखेंगे कि इन दोनों कृषि पद्धतियों के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर है। तो हमें बिंदु डालकर वहाँ पे जैसे पॉइंट डालकर ये लिखना है इनके बीच का अंतर। सबसे पहले लिखेंगे तकनीकी और उपकरण, ठीक है। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि, जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, में लकड़ी के हल और कुदाली जैसे साधारण औजारों का प्रयोग होता है। जबकि जो गहन निर्वाह कृषि है उसमें उन्नत बीजों और उर्वरकों का सीमित और या अधिक उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो पहला तो इसका ये हो गया, तकनीकी और उपकरण के आधार पर इन दोनों का अंतर हो गया। उसके बाद में भूमि का उपयोग। तो आदिम कृषि में कर्तन एवं दहन विधि अपनाई जाती है, ठीक है। जहाँ कुछ वर्षों बाद भूमि छोड़ दी जाती है। इसके विपरीत गहन निर्वाह कृषि में भूमि के एक छोटे टुकड़े पर ही वर्ष भर कड़ी मेहनत की जाती है, क्योंकि जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। तो भूमि का उपयोग कैसे होगा इसमें। देखो, तकनीकी का उपयोग में तो हमने देखा कि जो आदिमकालीन कृषि है उसमें जो किसान है वो क्या करते हैं कि जो लकड़ी के हल या कोई भी उपकरण बनाकर अपना कृषि कार्य करते हैं। और वहीं जो गहन निर्वाह कृषि है उसमें उन्नत बीजों का यूज़ किया जाता है और उर्वरक का यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ में जो मतलब मशीनरी हैं जो कृषि कार्यों में काम में ली जाती हैं उनका भी यहाँ पर उपयोग किया जाता है। फिर उसमें था भूमि का उपयोग। तो भूमि के उपयोग में कैसे यूज़ किया जाता है, मतलब जो आदिम कृषि है उसमें मतलब जो जूमिंग कृषि आपने नाम सुना होगा, नॉर्थ ईस्ट में जो स्थानांतरित कृषि है उसको जूमिंग कृषि कहा जाता है अपने इंडिया में। और अलग अलग क्षेत्रों में भी अलग अलग नामों से उसको जाना जाता है। तो उसमें क्या होता है कि एक जगह कृषि की कुछ साल कृषि करने के बाद उस मतलब जो जंगल है उसको साफ करके जला करके और वहाँ पर कृषि की जाती है,
ठीक है, कुछ टाइम कृषि करने के बाद उस जगह को छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरी जगह जाके जंगल को जलाया जाता है, साफ़ किया जाता है और फिर वहाँ कृषि की जाती है। तो वो होती है स्थानांतरित कृषि, मतलब एक जगह एक स्थान पर रहकर कृषि नहीं की जाती उसमें। ठीक है? कुछ वर्षों के बाद में जो है जगह छोड़ दी जाती है। इसके विपरीत क्या होता है कि जो गहन निर्वाह कृषि है, उसमें भूमि के एक छोटे टुकड़े पर, तो जो गहन निर्वाह कृषि है उसमें क्या होगा, भूमि के एक छोटे टुकड़े पर बहुत सारे जो उर्वरक हैं, मतलब उन्नत बीजों का यूज़ किया जाता है, उर्वरकों का यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ में मतलब उसमें जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है उसका अधिक अधिक होता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो गहन निर्वाह कृषि होती है उसमें। तो क्योंकि उसमें ना जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, तो इसलिए यहाँ से अधिक उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में है उत्पादकता। आदिम कृषि में प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम होता है, जबकि गहन निर्वाह कृषि में श्रम की अधिकता के कारण प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है। उसके बाद में है क्षेत्र। तो आदिमकालीन जो कृषि है वो उष्णकटिबंधीय घने जंगलों जैसे अमेजन के अफ्रीका में होती है, जबकि गहन निर्वाह कृषि एशिया के घने बसे मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। तो ये क्षेत्र भी हमें वहाँ पर इसके बताने हैं। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि संक्षेप में आदिम कृषि जहाँ प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर है, वहीं गहन निर्वाह कृषि बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को सीमित भूमि से पूरा करने का एक मानवीय प्रयास है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो हमें उसको किस टाइप में लिखना होगा। देखो, किसी स्टूडेंट का मतलब एक मैसेज था कि मैम आप पूरे क्वेश्चन करवा दीजिए। देखो, पूरे क्वेश्चन करवाना पॉसिबल नहीं है, मैं बस एक मॉडल आंसर के क्वेश्चन आंसर के रूप में आपको कुछ क्वेश्चन दे सकती हूँ। ठीक है। जितनी मेरी कोशिश, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, जितना मेरे से होगा उतना मैं पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व परिवहन में राइन जलमार्ग के अत्यधिक महत्व के कारणों की विवेचना कीजिए। तो जो राइन जलमार्ग है यूरोप में, ये विश्व की सबसे व्यस्तम नदी जलमार्ग है। ठीक है। तो इसकी भूमिका में हमें क्या लिखना है कि राइन नदी जलमार्ग यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त आंतरिक जलमार्ग है। ठीक है। उसके बाद में हमें दूसरा पॉइंट डालना होगा कि यह स्विट्जरलैंड की आल्प्स पहाड़ियों से निकलकर जर्मनी और नीदरलैंड से होती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। यह लगभग 700 किलोमीटर की दूरी तय कर ये दूरी तक यह नौकायन के योग्य है और इसे यूरोप की आर्थिक धुरी भी कहा जाता है। देखो, ये क्वेश्चन तो मैंने बना दिए हैं और इनके आंसर है ना, आप एक बार एनसीईआरटी में भी जाके अच्छे से देख लेना। ठीक है। हो सकता है वहाँ पर आपको कुछ और अलग मिले। फिर इसके मुख्य भाग में लिखना होगा कि इसके अत्यधिक महत्व के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। मतलब ये अत्यधिक महत्व क्या है इसका, तो औद्योगिक केंद्रों से जुड़ाव। तो यह जलमार्ग जर्मनी के प्रसिद्ध रूर जो क्षेत्र है उसका कोयला क्षेत्र और औद्योगिक हृदय क्षेत्र से होकर गुजरता है। यह भारी उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल के परिवहन का सस्ता साधन है। तो औद्योगिक केंद्रों से जुड़ाव है इसका, पहला महत्व इसका ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कि विश्व के सबसे बड़े बंदरगाह से इसका संपर्क है। राइन नदी नीदरलैंड के रोटरडैम बंदरगाह पर समाप्त होती है, जो विश्व के सबसे बड़े बंदरगाह में से एक है। इससे अंतर्देशीय व्यापार सीधे वैश्विक समुद्री मार्गों से जुड़ा होता है। तो दूसरा पॉइंट इसका ये हो जाएगा कि यह विश्व के सबसे बड़े बंदरगाहों से संपर्क है, यानी जुड़ी हुई है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा इसका कि सस्ता और भारी परिवहन, कोयला, लोहा, भारी मशीनरी और रसायनों जैसे भारी सामानों के लिए जलमार्ग सड़क या रेल मार्ग की तुलना में किफ़ायती पड़ता है, यानी सस्ता पड़ता है। जो जलमार्ग है वो रेल और जो सड़क मार्ग है उसकी तुलना में सस्ता पड़ता है। प्रतिवर्ष इस मार्ग से सड़कों करोड़ों टन माल का आवागमन होता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका परिवहन वाले में। उसके बाद में आएगा सदाबहार जलमार्ग। तो राइन नदी में वर्ष भर जल की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है, जिससे यह मार्ग व्यापार के लिए हमेशा खुला रहता है। फिर इसके बाद में सबसे लास्ट में लिखते हैं हम निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि राइन जलमार्ग न केवल जर्मनी बल्कि पूरे पश्चिमी यूरोप को एक औद्योगिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या क्या पॉइंट इसमें डालने हैं और किस तरीके से आंसर हमें लिखना है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रतिरूपों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें भूमिका ग्रामीण बस्तियों के बारे में। ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप यह दर्शाता है कि मकानों का विन्यास और उनकी व्यवस्था किस प्रकार की है। यह प्रतिरूप वहाँ की स्थलाकृति, जल की उपलब्धता और सड़कों के जाल द्वारा निर्धारित होता है। ग्रामीण बस्तियाँ पर्यावरण के साथ गहरे सामंजस्य का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि जो प्रतिरूप है वो क्या है, मतलब जो ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप मतलब किस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य भाग में लिखेंगे कि बस्तियों के प्रमुख प्रतिरूपों का विश्लेषण इस प्रकार है। पहला आएगा रैखिक। तो जब सड़क, घर, सड़क, रेल लाइन, नदी या किसी नहर के किनारे किनारे एक सीधी रेखा में बस जाते हैं, यह मार्ग समानांतर विकास का परिणाम है। जैसे कोई सड़क जा रही है तो क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद में इसके जो सड़क है उसके किनारे किनारे कुछ बस्तियां बस जाती हैं। उससे क्या होता है, एक रेखीय प्रतिरूप का निर्माण होता है। तो इसको कहा जाएगा रेखीय प्रतिरूप। उसके बाद में है आयताकार प्रतिरूप। तो यह समतल मैदानी भागों या अंतरपर्वतीय घाटियों में पाया जाता है। यहाँ सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं, जिससे सड़कों का समूह आयताकार होता है। जैसे एक सड़क यूँ जा रही है, ठीक है, और कुछ सड़कें इनको जो है 90 डिग्री के कोण पर काट रही हैं। तो क्या होता है, कुछ समय बाद में यहाँ बस्तियाँ बसने लगती हैं। तो ये जो है ऐसे हमें आयताकार प्रतिरूप के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये डायग्राम भी आपको साथ साथ में बनाकर आने हैं वहाँ पर। और जो ये पॉइंट हम लिखेंगे इनको अंडरलाइन करते जाना है कि ये रेखीय प्रतिरूप है, ये आयताकार प्रतिरूप है, ये वर्ताकार प्रतिरूप है। ठीक है, तो वर्ताकार प्रतिरूप में क्या होगा कि किसी केंद्रीय तालाब, झील या गांव के सार्वजनिक स्थल के चारों ओर जब घरों का निर्माण होता है तो यह वर्ताकार रूप ले लेता है। यह अक्सर सुरक्षा या जल स्रोत के कारण विकसित होता है। तो कई बार क्या होता है कि कोई जलाशय है या कोई धार्मिक केंद्र है या कोई सार्वजनिक स्थल है या मतलब किसी जो गांव में क्या होता है कि किसी ठेकेदार की या किसी बड़े जमींदार की हवेली होती है, तो उसके चारों ओर क्या होता है कि बस्तियां बसने लगती हैं। तो इस प्रकार से एक वर्ताकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। ठीक है, फिर है तारा प्रतिरूप। जहाँ कई दिशाओं से सड़कें आकर एक बिंदु पर मिलती हैं, वहाँ मकान उन सड़कों के किनारे बाहर की ओर फैल जाते हैं। इससे बस्ती का आकार एक तारे के जैसे होता है। क्या होता है कि जैसे एक जो सड़क मार्ग है आके इस बिंदु पे मिल गया, एक इधर से आके मिल गया, एक इधर से, एक इधर से, मतलब बहुत सारे सड़क मार्ग आकर जब एक बिंदु पर मिलते हैं और जब इन सड़क मार्गों के जो किनारे किनारे बस्तियों का निर्माण होता है, तो इस प्रकार का जो प्रतिरूप हमें देखने को मिलता है ये होता है तारा प्रतिरूप, स्टार पैटर्न। ठीक है, तो उसके बाद में लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि ग्रामीण बस्तियों के ये प्रतिरूप न केवल भौगोलिक अनुकूलन को दर्शाते हैं बल्कि यह भी बताते हैं कि मानव समाज ने भौतिक बाधाओं के बीच अपनी सुविधाओं के अनुसार कैसे स्थान घेरा है। यानी ये सब हमें क्या करना है कि एक एक पॉइंट डालते हुए लिखते जाना है। ठीक है, और इनको अलग पेन से लिखना है। जो ये पॉइंट डालेंगे हम इनके प्रकार लिखेंगे, इनको ब्लैक पेन से लिख देना और साथ में अंडरलाइन भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है, इसने वैश्विक संचार और अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो साइबर स्पेस इंटरनेट के बारे में लिखेंगे सबसे पहले भूमिका में। साइबर स्पेस इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़ा हुआ एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसे हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। यह एक आभासी वर्चुअल संसार है जहां सूचनाओं का प्रवाह प्रकाश की गति से होता है। 21वीं सदी में इसने संचार और वाणिज्य की परिभाषा को पूरी तरह बदल दिया है। तो शुरू में क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग के 2-3 लाइन किस में लिखेंगे, ये लिखेंगे हम साइबर स्पेस इंटरनेट के बारे में। उसके बाद में लिखेंगे, देखो भूमिका में आ गया अपना साइबर स्पेस इंटरनेट के बारे में। फिर जो मुख्य भाग है उसमें हम लिखेंगे कि वैश्विक संचार और अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है। यानी साइबर स्पेस इंटरनेट
वैश्विक संचार और अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे मुख्य भाग में। तो इसके प्रभावों का विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं से किया जा सकता है। पहला है वैश्विक संचार में क्रांति। तो इसमें क्या आएगा कि इंटरनेट ने भौगोलिक दूरियों को अर्थहीन कर दिया है। ईमेल और सोशल मीडिया के माध्यम से अब विचार और डेटा का आदान प्रदान वास्तविक समय में ही होता है, जिससे विश्व एक वैश्विक ग्राम बन गया है। तो ऐसे जो कीवर्ड्स आते हैं उनको हमें अंडरलाइन करना है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसमें अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण। इसमें है कि ई कॉमर्स जैसे ऑनलाइन शॉपिंग और ई बैंकिंग ने व्यापार को सरल बना दिया है। अब किसी भी देश की कंपनी दुनिया के किसी भी कोने में अपनी सेवाएं प्रदान कर सकती है, जिससे आउटसोर्सिंग और वर्क फ्रॉम होम जैसे नए आर्थिक मॉडल उभरे हैं। तो ये दोनों कीवर्ड हो गए, इनको हमें वहाँ पर अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें डालेंगे सूचना तक समान पहुँच। साइबर स्पेस ने शिक्षा और जानकारी के द्वारा सभी के लिए साइबर स्पेस ने शिक्षा और जानकारी के द्वार सभी के लिए खोल दिए हैं। डिजिटल पुस्तकालय और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों ने ज्ञान के प्रसार में क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। तो ये आ जाएगा दूसरे पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में। फिर चौथा पॉइंट होगा इसका सामाजिक प्रभाव। जो साइबर स्पेस इंटरनेट है उसका सामाजिक प्रभाव क्या होगा कि इंटरनेट ने जहां लोगों को जोड़ा है, वहीं इसने डिजिटल डिवाइड जैसी चुनौतियां भी पैदा की है, जहां तकनीकी तक पहुंच वाले और वंचित लोगों के बीच अंतर बढ़ गया है। ये हम लिखेंगे सामाजिक प्रभाव में। लास्ट में लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या होगा कि साइबर स्पेस आधुनिक युग का सबसे शक्तिशाली साधन है। यदि इसका सही और सुरक्षित उपयोग किया जाए तो यह वैश्विक विकास और सामाजिक समरसता को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं और बाकी जो आगे आने वाला वीडियो है वो अपनी क्लास 11th की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो उसका चैप्टर 1 से और 5 तक, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन रहेंगे। तो आप ये चैप्टर पढ़ के आना पहले, और साथ साथ में जो भी इनके टॉपिक और दिए हुए हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस करना, ठीक है।